जिस दोस्त ने कलेक्टर बनाया वही चाय बेचता मिला। फिर कलेक्टर साहब ने जो किया उसे देख सब दंग रह गए। कलेक्टर साहब अपनी सरकारी गाड़ी से कहीं जा रहे थे, तभी रास्ते में अचानक से एक चाय की दुकान पड़ती है। जिस दुकान पर काम करने वाला एक व्यक्ति गिलासों को लेकर, जो चाय के गिलास होते हैं, रोड को क्रॉस करता है। जैसे ही वह व्यक्ति रोड को क्रॉस करता है तो जो कलेक्टर साहब होते हैं उनकी नज़र उस व्यक्ति पर पड़ जाती है, और जैसे ही वह उस व्यक्ति को देखते हैं तो फ़ौरन से अपने ड्राइवर से गाड़ी रोकने के लिए कहते हैं। ड्राइवर गाड़ी रोक लेता है और कलेक्टर साहब उस गाड़ी में से उतरकर उस चाय की दुकान पर पहुंच जाते हैं जहां पर वह व्यक्ति पहुंचा था। इसके बाद वह व्यक्ति जिसने चाय के गिलासों को लेकर रोड क्रॉस किया था, वह कलेक्टर साहब को देखता है तो एकदम से उसकी आंखें नम हो जाती है। इधर जो कलेक्टर साहब थे उनकी आंखें भी नम हो गई थी। वहीं पर उनका सिक्योरिटी गार्ड खड़ा था और सिक्योरिटी गार्ड यह सब देखकर थोड़ा सा घबराने लगता है। कौन था वह व्यक्ति जिसे देखकर कलेक्टर साहब रोने लगे थे, और इन दोनों को देखकर सिक्योरिटी गार्ड क्यों घबराने लगा था? पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। यह कहानी है उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद की। इलाहाबाद के अंदर कुछ बच्चे यूपीएसएससी की तैयारी कर रहे थे, और उन्हीं में से एक लड़का होता है जिसका नाम होता है राजवीर। राजवीर के पिता सरकारी कर्मचारी है और बचपन से ही राजवीर पढ़ने लिखने में काफ़ी अच्छा है। राजवीर के जो टीचर होते हैं वह राजवीर के पिता से कहते हैं कि आपका बेटा पढ़ने लिखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो आपको इसकी पढ़ाई पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप इसे अच्छे से पढ़ाओगे तो यह ज़रूर से कोई कामयाब आदमी बन जाएगा। इस बात को सुनकर जो राजवीर के पिता होते हैं वह भी इस बात के लिए सहमति जताते हैं, और जैसे ही बच्चा बड़ा होता है तो उसकी ग्रेजुएशन पूरी होने के बाद इलाहाबाद भेज देते हैं आगे की कोचिंग करने के लिए, ताकि वह पढ़ लिख कर एक बड़ा अधिकारी बन सके। वहाँ पर रहकर राजवीर तैयारी कर रहा था, और जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर राजवीर तैयारी कर रहा था उसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर एक विजय नाम का लड़का भी तैयारी करता था। राजवीर पढ़ने लिखने में काफ़ी ज़्यादा होशियार था। इधर जो विजय था वह भी पढ़ने लिखने में काफ़ी ज़्यादा होशियार था, लेकिन यहाँ पर जो राजवीर होता है वह अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहा था। यानी कि उसके पास अच्छे कपड़े थे, अच्छा कमरा था रहने के लिए, और अच्छे से वह किताबें खरीद लिया करता था। उसे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन उधर जो विजय होता है, विजय के पास ज़्यादा अच्छी सामग्री नहीं थी। पुराने उतरे हुए कपड़े वह पहना करता और ज़्यादातर दूसरों की किताबों को मांग मांग कर पढ़ाई किया करता था। अब जब राजवीर देखता है कि यह पढ़ने लिखने में अच्छा है और उसका स्वभाव भी काफ़ी अच्छा था, क्योंकि वह क्लास में बड़ा ही शांत रहता और सभी से बड़ी नम्रता से बात किया करता, तो इसके बाद जो राजवीर होता है वह धीरे धीरे विजय के साथ नज़दीकियाँ बढ़ाने लगता है, और दोनों एक दूसरे के गहरे मित्र बन जाते हैं। जब वो गहरे मित्र बन जाते हैं तो राजवीर को पता चलता है कि विजय के माता पिता किसान हैं और वह यहाँ पर रहकर कोचिंग कर रहा है। साथ में उसे काम भी करना पड़ता है जिससे वह अपने रूम का किराया निकाल सके और साथ में अपने खाने पीने का इंतज़ाम कर सके। तो उसके बाद जो राजवीर होता है वह कहने लगता है कि भाई, अगर ऐसी बात है तो तू ऐसा कर, मेरे रूम में रह लिया कर। मेरा काफ़ी बड़ा रूम है और वहीं पर दोनों एक साथ रह लेंगे, और तेरे खाने पीने का प्रबंध भी हो जाएगा, क्योंकि तू पढ़ाई लिखाई में काफ़ी अच्छा है और तू पढ़ाई के साथ साथ काम करेगा तो ये टेस्ट क्लियर करना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। अगर तू मेरे साथ रहेगा तो मुझे भी इससे थोड़ी बहुत मदद हो जाएगी। और इस बात के लिए जो विजय होता है वह मान जाता है और राजवीर के पास ही आकर रहने लगता है। दोनों एक ही कमरे में रहा करते और एक साथ पढ़ाई किया करते, और जो राजवीर होता है वह विजय को अब खाने के लिए पैसे नहीं देने देता। जब भी उनके लिए राशन आया करता तो वह मना कर दिया करता, कहता कि नहीं भाई, तुम्हारे पास वैसे ही काफ़ी कम पैसे हैं तो तुम आराम से रहो, कोई भी दिक्कत नहीं है, पैसे मेरे पास काफ़ी है। तुम मेरी पढ़ाई लिखाई में मदद करवा देते हो तो इसके बदले में मैं तेरे रहने खाने का इंतज़ाम खुद कर दूंगा। यानी कि यहाँ पर अब जो विजय होता है उसे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिल गया था, और इसके बाद वह अपनी पढ़ाई पर और भी ज़्यादा फोकस करने लगता है। राजवीर अपने परिवार के बारे में विजय को बताता है।
इधर विजय भी अपने परिवार की कंडीशन के बारे में उसे बताता है कि वे लोग भले ही किसान हैं, लेकिन उनकी आमदनी इतनी ज़्यादा नहीं होती है क्योंकि उसकी माँ की तबीयत भी खराब रहती है। तो इसी वजह से उसके पिताजी काफ़ी कम पैसा भेज पाते थे और इसी वजह से उसे काम करना पड़ता था। लेकिन जब से उसकी ज़िंदगी में राजवीर आया, उसके बाद से उसकी पढ़ाई काफ़ी ज़्यादा आसान हो गई और अब वह दिन रात एक करके अपनी पढ़ाई पर फोकस करता है। इधर जो राजवीर होता है वह भी पढ़ाई पर फोकस करता है और धीरे धीरे जब वह पहले एग्ज़ाम देते हैं यूपीएससी के लिए तो दोनों ही उसमें फेल हो जाते हैं। किसी का भी प्री एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हुआ था और इसके बाद जो विजय होता है वह पूरी तरह से टूट जाता है। लेकिन राजवीर उसको सहारा देता है और कहता है कि तू चिंता मत कर, तुझे कोई भी परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना, यहाँ से तेरा सारा इंतज़ाम कर दूँगा। इसके बाद वह फिर से ट्राई करते हैं लेकिन फिर से रह गए थे और ऐसे ही करके उनके 4 अटेम्प्ट निकल जाते हैं। जैसे ही उनके 4 अटेम्प्ट निकल जाते हैं तो इसके बाद जो विजय का पिता होता है वह विजय को वापस अपने घर बुलवाने लगता है। कहता है कि बेटा, परिवार की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और जो पैसा मैं तुझको भेजा करता हूँ वह आगे से नहीं भेज पाऊँगा। इस बात को सुनकर जो विजय होता है वह बड़ा ही परेशान होता है और अपने पिता से कहने लगता है कि पिताजी, अभी 2 अटेम्प्ट बाकी है तो मुझे इन 2 को और दे लेने दो, शायद हो सकता है मेरी किस्मत चमक जाए। क्योंकि अब तक वह प्री और मेंस दोनों को क्वालिफाई कर देते थे लेकिन उन दोनों दोस्तों का इंटरव्यू रह जाता था। पिता इस बात को सुनकर हामी भर लेता है और 1 साल और उसका साथ देने के लिए कहता है कि ठीक है बेटा, अगर ऐसी बात है तो 1 साल तक और मैं तुझे थोड़े बहुत पैसे भेज सकता हूँ, लेकिन उसके बाद मुझसे कोई भी उम्मीद मत रखना। विजय इस बात को सुनकर सहमत हो जाता है और धीरे धीरे उनका 1 साल भी बीत जाता है। लेकिन इस बार भी वही हुआ था जो पहले होता आ रहा था। उन दोनों का प्री और मेंस दोनों क्वालिफाई हो गए थे, लेकिन इस बार भी वे लोग इंटरव्यू में रह गए थे। यानी कि पढ़ाई लिखाई तो उनकी काफ़ी अच्छी थी, लेकिन अब भी उनकी किस्मत साथ नहीं दे रही थी। और इसी बात को देखकर दोनों दोस्त बड़े हताश और उदास हो जाते हैं। अब जैसे ही ये साल ख़त्म होता है, इंटरव्यू का रिजल्ट आता है, तो इसके बाद जो विजय होता है वह अपना सामान पे करने लगता है और कहता है कि दोस्त, अब तू ही यहाँ पर रह, मुझे जाना होगा क्योंकि मेरे घर वालों ने मुझे 1 साल की मोहलत दी थी और 1 साल की मोहलत भी मेरी ख़त्म हो गई। यह बात सुनकर जो राजवीर होता है उसे रोकता है और कहता है कि भाई, तू कहाँ जा रहा है, 1 साल की ही तो बात है, हो सकता है शायद इस बार हम दोनों का नंबर पड़ जाए, इस बार हम और भी ज़्यादा मेहनत करेंगे। लेकिन विजय मना करता है और कहता है कि नहीं, घर वालों ने मना कर दिया है कि अब वह मेरे ऊपर पैसे खर्च नहीं कर सकते और मुझे उनके पास जाना होगा। मेरी माँ की तबीयत भी खराब रहती है और पिताजी भी काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो राजवीर उससे कहता है कि भाई, अगर ऐसी बात है तो तू घर वालों से कह दे कि अब वह तेरे लिए एक भी पैसा ना भेजे, यहाँ से ही मैं तुम्हारे लिए जुगाड़ कर दूंगा और तुम्हें घर वालों से पैसे मांगने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद जो विजय होता है वह थोड़ी देर तक इस बात पर सोच विचार करता है और उसके बाद फाइनली अपने पिता के पास फ़ोन कर देता है। कहता है कि पिताजी, ये फाइनल अटेम्प्ट है और इसमें मुझे एक और कोशिश कर लेने दो। कोई बात नहीं, शायद हो सकता है इस बार मेरा नंबर पड़ जाए और मेरी किस्मत चमक जाए। लेकिन पिता साफ साफ मना कर देते हैं और कहते हैं कि नहीं बेटा, ऐसा नहीं हो सकता, यहाँ पर तुम्हारी माँ की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और परिवार की आर्थिक स्थिति काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ हो गई है, तो तुम्हें वापस आना होगा क्योंकि हम तुम्हारी पढ़ाई में अब और ज़्यादा पैसे नहीं लगा सकते। अब जो विजय होता है वह अपने पिता से कहने लगता है कि पिताजी, आपको एक भी रुपया नहीं भेजना है, मैं यहीं से इंतज़ाम कर लूँगा, लेकिन आप मुझे 1 साल दे दीजिए ताकि मैं अपनी किस्मत को आजमा सकूं और हो सकता है शायद मेरा सिलेक्शन हो जाए। तो पिता इस बारे में थोड़ी देर सोच विचार करते हैं और कहते हैं कि ठीक है बेटा, अगर ऐसी बात है तो तू एक बार और कोशिश करके देख ले। जैसे ही पिता ने हामी भरी तो उसके बाद विजय के चेहरे पर अलग तरह की स्माइल आ गई थी और वह झट से अपने मित्र को गले लगा लेता है। अब इस साल की वे तैयारी करने लगते हैं।
और जैसे ही वे तैयारी करते हैं तो प्री मेंस और इंटरव्यू तीनों हो जाते हैं, लेकिन अभी रिजल्ट आना बाकी था। दोनों दोस्त बड़ी उम्मीद के साथ रिजल्ट की राह देख रहे थे और जैसे ही रिजल्ट आता है तो इस दौरान जो राजवीर होता है उसका पूरी तरह से हौसला टूट जाता है, क्योंकि उसका इस बार भी रह गया था और यह उसका लास्ट अटेम्प्ट था। लेकिन जैसे ही वह विजय के रिजल्ट को देखता है तो उसका दुख थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि उसका वह दोस्त जिस दोस्त के लिए वह काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च किया करता था उसका क्लियर हो गया था और वह कलेक्टर बन गया था। विजय भी इस बात से खुश होता है, लेकिन वह अपने दोस्त के उदास चेहरे को देखकर अपनी खुशी को सेलिब्रेट नहीं कर पाता है। तो इसके बाद जो राजवीर होता है उससे कहता है कि भाई कोई बात नहीं है, तेरा हो गया है तो यह बड़ी अच्छी बात है, कम से कम तू तो बड़ा अधिकारी बन जाएगा। इसके बाद विजय राजवीर का हौसला बढ़ाता है और कहता है कि भाई किस्मत के सामने कोई नहीं जीत सकता, लेकिन तू चिंता मत कर, तुझे यह वाली सरकारी नौकरी नहीं मिली तो कोई दूसरी सरकारी नौकरी तो मिल ही जाएगी। तू और किसी टेस्ट की तैयारी कर, क्योंकि और भी कई सरकारी नौकरियां हैं जिससे ज़िंदगी आराम से व्यतीत हो जाती है, तो तू उनकी तैयारी कर और मेरे हिसाब से आराम से तेरा उसमें सिलेक्शन हो जाएगा। इसके बाद राजवीर भी अपने दोस्त की बातों को समझता है और कहता है कि हाँ भाई तू सही कह रहा है और मुझे यही करना चाहिए। अब जो राजवीर होता है वहीं पर रहकर तैयारी करने का फैसला करता है और जो विजय होता है वह अपनी ट्रेनिंग के लिए चला जाता है। राजवीर यहाँ पर रहकर पढ़ाई करने लगता है, लेकिन जैसे ही 6 महीने होते हैं तो उसके बाद उसके पिता उसको धमकाने लगते हैं और कहते हैं कि तू कभी कामयाब नहीं होगा, इससे अच्छा तू यहाँ पर वापस आ जा और यहीं पर हमारे साथ रहने लग जा। लेकिन जो राजवीर होता है वह अपने पिता से साफ साफ बोल देता है कि पिताजी मुझे तो यह सरकारी नौकरी ही लगना है, भले ही मेरा उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ हो, लेकिन मैं यहाँ पर कहीं ना कहीं कामयाब हो जाऊँगा। ऐसा करते हुए वह अपने पिता को 1 साल तक रुकने के लिए बोल देता है, लेकिन जैसे ही उसको वहाँ पर तैयारी करते हुए 1 साल पूरा होता है तो 1 साल बाद उसका पिता उसे पूरी तरह से मना कर देता है और कह देता है कि अब हम तुम्हारे लिए बिल्कुल भी खर्चा नहीं भेजेंगे, क्योंकि तुम्हारा छोटा भाई भी है, उसकी भी देखभाल करनी है और तुम्हारे ऊपर कब तक पैसे खर्च करेंगे। अब वह भी बड़ा हो गया है और तुम्हारे भविष्य के बारे में भी सोचना है। राजवीर उनसे कहता है कि कोई बात नहीं पिताजी, कुछ दिन की मोहलत और दे दो, लेकिन वह उसे साफ मना कर देते हैं और कहते हैं कि जब तेरे भाग्य में सरकारी नौकरी है ही नहीं तो तू क्यों इसके पीछे पड़ा हुआ है। राजवीर जिद्दी था, वह कहने लगता है कि नहीं पिताजी, मैं इससे नाकाम होकर उस शहर में नहीं लौटूंगा जहाँ से मैं आया हूँ। अगर वहाँ पर मैं नाकामयाब होकर गया तो लोग मेरे ऊपर तरह तरह की बातें बनाएंगे और यह बात मैं बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकता। अगर मैं यहाँ से आऊँगा तो कामयाब होकर ही आऊँगा, वरना मैं यहाँ से वापस नहीं लौटूंगा। अब बेटा इस चीज़ को पकड़कर बैठता है तो पिता नाराज़ हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि बेटा तू पागल तो नहीं हो गया है, अगर यह चीज़ नहीं हो रही है तो वहाँ से वापस आ जा, कुछ और काम देख लेना, यह कोई बड़ी बात थोड़ी है। लेकिन राजवीर उस जिद पर अड़ा हुआ था और इसके बाद जो राजवीर के पिता होते हैं वह उससे कह देते हैं कि ठीक है, जो तुझे अच्छा लगे वह कर ले, लेकिन हमसे कोई वास्ता रखने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कहकर जो राजवीर के पिता होते हैं वह उससे बात करने तक से मना कर देते हैं। लेकिन जो राजवीर होता है उसके दिल में यही था कि वह कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी में ज़रूर लग जाएगा और इसीलिए वह मेहनत करता रहता है। लेकिन सभी टेस्टों की तरह यहाँ पर भी थोड़ी बहुत कमी रह जाती है और उसकी किस्मत नहीं चमक पाती है। अब तक तो राजवीर ने जैसे तैसे करके अपना गुजारा कर लिया था, लेकिन फ़िलहाल वो यहाँ पर अपना गुजारा तक भी नहीं कर पा रहा था और उसके पास पूरी तरह से पैसे ख़त्म हो गए थे। जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें उसके पास थी उन सभी को उसने बेच कर अपनी तैयारी में लगा दिया था, लेकिन वह कामयाब नहीं हो पाया था। वह पूरी तरह से हताश और उदास हो जाता है और तभी अचानक से उसे अपने उस दोस्त की याद आती है जिसको उसने कलेक्टर की ट्रेनिंग करने के लिए भेज दिया था और उसने उसका बहुत ज़्यादा साथ दिया था। वह सोचता है कि क्यों ना मैं अपने उस दोस्त के पास जाऊं, हो सकता है वह मेरी मदद कर दे
और मैं किसी न किसी अच्छे काम में कामयाब हो जाऊं। यह सोचकर जो राजवीर होता है वह अपने दोस्त विजय के बारे में जानकारी लेता है और पता करता है कि वह फ़िलहाल कहाँ पर पोस्टेड है। तो उसे पता चल जाता है कि वह एक ज़िले में अपना पदभार संभाल रहा है और वह अच्छी तरह से अपना काम कर रहा है। इसके बाद जो राजवीर होता है अपने दोस्त विजय से मिलने के लिए वहाँ से निकल जाता है, थोड़े से पैसे लेकर, और जैसे तैसे करके अपने दोस्त विजय के ऑफिस तक पहुँच जाता है। लेकिन वहाँ पर जाने के बाद जैसे ही उसकी हालत को बाहर सिक्योरिटी गार्ड देखता है तो वह उसे मिलने से मना कर देता है और कहता है कि तुम जैसे लोगों के लिए कलेक्टर साहब फ्री नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ। अब इसके बाद जो राजवीर होता है सिक्योरिटी गार्ड की बात को सुनकर उसे कहने लगता है कि देखो, जो कलेक्टर साहब है वह मेरे दोस्त है। मैं और कलेक्टर साहब दोनों एक साथ ही पढ़े थे। लेकिन सिक्योरिटी गार्ड को इन बातों पर विश्वास नहीं होता है और वह उसे धक्का देकर वहाँ से भगा देता है। अब जो राजवीर होता है वह ऑफिस के बाहर ही बैठ जाता है और सोचने लगता है कि जब भी कलेक्टर साहब बाहर निकलेंगे तो एकदम से मैं उन्हें दिख जाऊंगा और उसके बाद वह मुझसे मिलने के लिए आ जाएंगे। राजवीर बाहर बैठा हुआ था और बाहर बैठकर अपने दोस्त के बारे में सोच रहा था कि किस तरह से वे दोनों एक दूसरे के साथ रहा करते थे। लेकिन आज यहाँ पर विजय से उसे मिलने तक नहीं दिया जा रहा। उसे इंतज़ार करते करते शाम हो जाती है और शाम के वक्त जैसे ही विजय वहाँ से अपनी गाड़ी से निकलता है तो उसके बाद राजवीर उसकी गाड़ी की तरफ बढ़ता है। लेकिन विजय ना तो उसे देख पाता है और ना ही अपनी गाड़ी रोकता है। विजय सीधा वहाँ से निकल जाता है और इस बात को देखकर राजवीर को लगने लगता है कि विजय अब कामयाब हो गया है तो वह मुझसे मिलना ही नहीं चाहता है। यह बात देखकर उसे बड़ा धक्का लगता है कि उसका दोस्त उसके सामने से गया है लेकिन उसने उसे पहचाना तक नहीं। तो वह एकदम से वहीं पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगता है। थोड़ी देर वहाँ पर रोने के बाद वह सोचता है कि इस तरह से समय व्यतीत नहीं होगा। अगर मुझे ज़िंदा रहना है तो कुछ ना कुछ काम तो करना ही होगा। और ऐसे ही घूमते घूमते वह एक चाय की दुकान पर पहुँच जाता है जो कलेक्टर साहब की ऑफिस से महज 300 मीटर दूर थी। वहाँ पर जाने के बाद वह चाय वाले से कहने लगता है कि साहब, अगर आपके यहाँ पर कोई काम हो तो मुझे काम दे दीजिए, क्योंकि फ़िलहाल राजवीर के पास एक भी रुपया नहीं था और उसके माता पिता भी उससे बात तक करने के लिए तैयार नहीं थे। तो वह सोचता है कि क्यों ना चाय की दुकान पर काम करूं और यहाँ से कुछ पैसे कमाकर फिर मैं वापस चला जाऊंगा और फिर देखूंगा कि मुझे आगे क्या करना है। तो इसके बाद चाय वाला उससे पहले तो मना करता है, लेकिन जब वह बताता है कि उसके पास एक भी पैसा नहीं है और उसे वापस जाने के लिए पैसे चाहिए और इसी वजह से वह काम मांग रहा है, तो उसके बाद चाय वाला उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और कहता है कि कोई बात नहीं बेटा, अगर ऐसी बात है तो यहाँ पर तुम काम कर लो, और अगर तुम्हारा यहाँ पर कोई सहारा नहीं है तो रात के समय चाय की दुकान में ही सो जाना। चाय वाले अंकल ने उसे पूरा सहारा दिया था और इसके बाद जो राजवीर होता है चाय की दुकान पर काम करता है और रात के समय वहीं पर सो जाता है। लगभग 2-3 दिन लगातार उस दुकान पर काम करता है और पैसे कमा रहा था वापस जाने के लिए। अब जैसे ही एक दिन उस चाय की दुकान से चाय देने के लिए जाता है और जब वहाँ से वापस लौट रहा था तो इस दौरान कलेक्टर साहब की गाड़ी वहाँ से गुजर रही थी और कलेक्टर साहब जो विजय होते हैं उनकी नज़र राजवीर पर पड़ जाती है जो वहाँ से चाय लेकर जा रहा था। पहली नज़र में उसे देखने के बाद पहले तो विजय को विश्वास नहीं होता है, लेकिन फिर भी वह उसे कन्फर्म करना चाहते हैं कि यह सच में ही राजवीर है या मेरा भ्रम है। इसके बाद वह ड्राइवर से गाड़ी रोकने के लिए कहते हैं और अपनी खिड़की खोलकर गाड़ी से उतरने लगते हैं। अब जब सिक्योरिटी गार्ड यह देखता है कि कलेक्टर साहब नीचे उतर रहे हैं तो वह भी उनके साथ साथ नीचे उतरता है और उनकी सुरक्षा के लिए उनके साथ साथ चलने लगता है। कलेक्टर साहब सीधे उस चाय की दुकान पर पहुंच जाते हैं जहां पर राजवीर काम किया करता था और जैसे ही वह राजवीर के सामने खड़े होते हैं तो एकदम से राजवीर की आंखें नम हो जाती है और जैसे ही कलेक्टर साहब राजवीर की आंखों में आंसू देखते हैं तो वह समझ जाते हैं कि ये और कोई नहीं उसका दोस्त राजवीर ही है और इसके बाद उनकी आंखें भी छलकने लगती है।
अब वह सिक्योरिटी गार्ड जिसने उस दिन राजवीर को वहाँ से भगा दिया था और उसे मिलने नहीं दिया था, वो ये सब देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि उस व्यक्ति को देखकर कलेक्टर साहब की आंखों में आंसू आ गए थे। तो हो ना हो यह सच में ही उनका दोस्त था जो उनके साथ पढ़ता था, और कलेक्टर साहब भी उसे अच्छी तरह से जाना पहचाना करते हैं। लेकिन वहाँ पर उसने उसे मिलने से मना कर दिया था, तो उसके पसीने छूटने लगते हैं। इसके बाद जो विजय होता है एकदम से राजवीर को अपने गले से लगा लेता है। वहाँ पर चारों तरफ जितने भी लोग थे वो ये सब देखकर हैरान थे कि कलेक्टर साहब को ऐसा क्या हो गया जो चाय बनाने वाले को अपने गले से लगा लिया। आखिर क्या कहानी है इनकी। इसके बाद विजय राजवीर से कहने लगता है कि भाई तू यहाँ पर कैसे, और तेरी ऐसी हालत कैसे हो गई। अगर ऐसी बात थी तो तू मुझसे मिलने के लिए आ सकता था, लेकिन तूने मुझसे मिलना उचित क्यों नहीं समझा। तो वह कहता है कि गया था मैं तुम्हारे ऑफिस पर, लेकिन तुम्हारे सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे बाहर से धक्का देकर निकाल दिया था, और मैं तुम्हारा ऑफिस के बाहर भी इंतज़ार कर रहा था कि जब मेरा दोस्त बाहर निकलेगा तो मुझे पहचान लेगा। लेकिन तुम्हारी गाड़ी मेरे सामने से चली गई और मैं तुम्हारी गाड़ी के पीछे पीछे भी गया था, लेकिन तुमने इस बात पर कोई गौर नहीं किया। तो इसके बाद जो विजय होता है पहले तो अपने सिक्योरिटी गार्ड की तरफ देखता है, तो सिक्योरिटी गार्ड एकदम से उनसे माफ़ी मांगने लगता है और कहता है कि साहब मुझे नहीं पता था, इनकी हालत देखकर लग नहीं रहा था कि यह आपके दोस्त है। तो कलेक्टर साहब उसे बहुत धमकाते हैं, लेकिन वहीं पर जो राजवीर होता है वह उन्हें रोक लेता है और कहता है कि भाई कोई बात नहीं, इससे गलती हो गई, इसको माफ़ कर दो। राजवीर के कहने के बाद कलेक्टर साहब शांत होते हैं और राजवीर से कहते हैं कि भाई आगे की बातें घर चलकर करेंगे और तू अभी मेरे साथ चलेगा। इसके बाद जो राजवीर होता है कलेक्टर साहब के साथ जाने लगता है, और चाय वाला उन्हें जाता हुआ देखता है तो वह सोचता है कि मैं तो इसकी बातों को वैसे ही समझ रहा था, क्योंकि अब तक राजवीर ने कई बार उसे बताया था कि यहाँ के जो कलेक्टर हैं वे और मैं एक साथ पढ़े थे और हम दोनों गहरे मित्र हैं। लेकिन चाय वाला सोच रहा था कि शायद इसके दिमाग में कोई प्रॉब्लम आ गई है, इसी वजह से ऐसा कह रहा होगा। इसके बाद राजवीर और विजय दोनों विजय के बंगले पर चले जाते हैं, जहां पर उसे सरकारी आवास मिला था। और वहां पर जाने के बाद जो विजय होता है सबसे पहले उसे अपने सबसे अच्छे कपड़े देता है पहनने के लिए, और उसे अच्छे से नहला धुलाकर तैयार करता है। इसके बाद वे दोनों बातें करते हैं, और बातों के दौरान जो राजवीर है अपनी पूरी कहानी विजय को बता देता है और कहता है कि भाई अब कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ पूरी तरह से बर्बाद हो गया है और मेरे पास अब कुछ भी नहीं है जिससे मैं अपना जीवन व्यतीत कर सकूं। तो विजय कहता है कि भाई तू चिंता मत कर, मेरे पास सब कुछ है और मैं तुम्हारा साथ दूंगा जिस तरह से तुमने मेरा साथ दिया था। बताओ तुम क्या करना चाहते हो। तो राजवीर कहता है कि भाई मैं तो कामयाब होना चाहता हूँ, ताकि मेरे माता पिता जो मुझसे बात तक नहीं करते वे मुझ पर गर्व महसूस करें और कहे कि बेटा तुमने हमारा नाम रोशन कर दिया। तो वह कहने लगता है तो फिर तो ऐसा कर, जहाँ पर हम पढ़ा करते थे वहीं पर एक कोचिंग सेंटर खोल ले, जहाँ पर तू बच्चों को पढ़ाएगा, क्योंकि नॉलेज तो तुम्हारे पास काफ़ी ज़्यादा है और इसी नॉलेज का इस्तेमाल करके तो कई बच्चों को उनके फ्यूचर तक पहुँचा सकता है, और इसी काम को करने में तेरी भलाई है। इसके बाद जो राजवीर होता है वह भी इस सलाह के लिए मान जाता है, और वहीं पर इलाहाबाद के अंदर जहाँ पर वे दोनों कोचिंग किया करते थे वहीं पर विजय उसके लिए एक बिल्डिंग किराए पर लेता है, जिस बिल्डिंग का पूरा खर्चा वह खुद उठाता है, और राजवीर को वहाँ पर बच्चों को पढ़ाने के लिए छोड़ देता है। गरीब बच्चों को वह फ्री में एजुकेशन दिया करता और अच्छे से उनको पढ़ाया करता। राजवीर के पढ़ाए हुए कई बच्चे बड़े बड़े अधिकारी बन जाते हैं, और अब राजवीर भी अच्छा खासा पैसा कमाने लगा था। जब यह बात राजवीर के माता पिता को पता चलती है तो उन लोगों को अपने बेटे पर बड़ा ही गर्व होता है कि अगर यह खुद बड़ा अधिकारी बन जाता तो यह अकेला ही अपने फ्यूचर को संवार सकता था। लेकिन उसने टीचर बनकर बहुत सारे गरीब बच्चों को उनके मुकाम तक पहुंचा दिया, और लोग चारों तरफ राजवीर की तारीफ किया करते थे। इसके बाद माता पिता भी उसके पास आते हैं, और जैसे ही राजवीर अपने माता पिता को देखता है तो पूरी तरह से खुश हो जाता है और उनके पैर छूता है। पिता उससे माफ़ी मांगने लगता है
कहता है कि बेटा हमें माफ़ कर दो, हम तुझे गलत राह पर भेज रहे थे, लेकिन तेरी असल राह कुछ और ही थी। तो यह थी आज की कहानी, जहाँ पर एक गरीब लड़का जो कि गरीब मजदूर परिवार से था वह कलेक्टर बन जाता है और एक सरकारी अधिकारी का बेटा एक सच्चा और काबिल टीचर बन जाता है और सभी का फ्यूचर बनाया करता है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल शिव भक्त को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।